नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे केमिस्ट्री में मैन मेड सब्सटेंसेस या सब्सटेंस कहें मानव निर्मित पदार्थ। तो आप कहोगे सर ये चैप्टर से हम कितने सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। सर मेन मेड की बात करें, मानव निर्मित पदार्थ की बात करें तो सर जितने सारे पदार्थ आप जो देख रहे हो हमारे आपके सामने, शुरुआत करें घर बनाने से लेके यानी सीमेंट से लेकर आंखों पर जो गोगल्स लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है यानी कांच तक। इसके बाद बात करें, आज पूरी की पूरी दुनिया प्लास्टिक से घिरी हुई है। प्लास्टिक की भी बात करेंगे कि कौन सा प्लास्टिक हमारे लिए बेनिफिट है, कौन सा प्लास्टिक अगर हम कहें तो सुचालक या कुचालक है। इन सब की चर्चा करेंगे इस चैप्टर में यानी मैनमेड सब्सटेंस में। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सारे जितने सारे एग्जाम हुए हैं जीएस बेस पे या आने वाले समय में जो आपके लिए पेपर होगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो या रेलवे की तैयारी करते हो या फिर यूपी पुलिस की तैयारी करते हो या कोई भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे आप एमपी या छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, सर इवन जितने भी हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनमेड सब्सटेंस में। आइए पहले समझते हैं कि मैनमेड सब्सटेंस को कहते क्या है, मानव निर्मित पदार्थ को क्या कहा जाता है। सिंथेटिक मटेरियल, सिंथेटिक सामग्री, मटेरियल क्रिएटेड बाय मैन यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स इज नोन एज सिंथेटिक मटेरियल्स, यानी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके मनुष्य द्वारा बनाई गई सामग्री को सिंथेटिक सामग्री के रूप में जाना जाता है। अब कोई भी पदार्थ है, सर ऊपर वाले ने तो कुछ ना कुछ बनाया है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे जल तो बनाया है, जल का तो यूज करते हैं ना हम लोग, यानी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके मनुष्य जो सामग्री बनाता है उसे मैन मेड सब्सटेंस ना कह के हम रासायनिक रूप से कहें यानी केमिस्ट्री में जो वर्ड यूज होता है उसे कहें सिंथेटिक कहते हैं, सिंथेटिक मटेरियल कहते हैं, सिंथेटिक सामग्री कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट सिंथेटिक मटेरियल्स, महत्वपूर्ण सिंथेटिक सामग्री, जैसा कि क्या कहा कि घर को बनाने से लेकर शुरुआत करें हम, सीमेंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, डिस्कवर्ड बाय जोसेफ एस्पदिन एंड लेटर इट्स नेम्ड इज पोर्टलैंड सीमेंट। एक क्वेश्चन आप देखोगे कई बार पूछा गया, यहां तक कि सर मैं आपको बताऊं सीजीएल जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी की, सीमेंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, कई बार रिपीट किया है, ये कई बार पूछा है। तो जोसेफ एस्पदिन साहब ने सीमेंट का आविष्कार किया और बाद में इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया। तो सीमेंट के निर्माण में जो कच्चे पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल हैं, वो क्या होंगे, किसके मिलाने से सीमेंट बनेगा, लाइमस्टोन चूना पत्थर, क्ले मिट्टी, जिप्सम और सम इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम कुछ महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं, कच्चे पदार्थ हैं जो सीमेंट के निर्माण के लिए मैंडेटरी हैं, आवश्यक हैं। जब आपके एग्जाम में पूछे जाए इनमें से किसका कहें हम मिलाकर, किसे मिलाकर सीमेंट का निर्माण करते हैं, तो लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम। ठीक है। एक होता है सर मोटार सीमेंट। मोटार सीमेंट क्या है, तो मोटार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट। मोटार एक सीमेंट है जो सैंड एंड वाटर, रेत और पानी का मिश्रण है। इसका उपयोग दीवारों पर प्लास्टर चढ़ाने और ईंटों को बांधने के लिए किया जाता है। यानी ईंटों को बांधने के लिए, यानी अब देखिए जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, अब ईंट को जो हम एक दूसरे से टच करेंगे, एक दूसरे के बीच रखेंगे, तो इसे जो हम बीच में यूज करते हैं उससे हम मोटार सीमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, मोटार सीमेंट कहेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा कि जितने भी बाइंडिंग ब्रिक्स हैं
या प्लास्टरिंग वॉल्स है, दीवार को प्लास्टर करने के लिए किस सीमेंट का प्रयोग किया जाता है? मोटार सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जो बेसिकली सैंड और वाटर का मिश्रण होता है। ठीक है। अब देखिए कंक्रीट सीमेंट। कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल एंड वाटर। बजरी, कंक्रीट सीमेंट क्या है? रेत, बजरी और पानी का मिश्रण है। इसका यूज हम कहां करते हैं? तो फर्श के निर्माण में करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर्स। इसका उपयोग फर्श के निर्माण में किया जाता है। जबकि मोटार सीमेंट का निर्माण यूज हम कहां करते थे? तो दीवार पर प्लास्टर करने के लिए करते थे या ईंटों को जोड़ने के लिए करते थे। और इसका यूज कहां करेंगे? तो फर्श के निर्माण में करेंगे। अब आ जाए ग्लास। अगर हम ग्लास की बात करें तो सर हमारे चश्मे, आंख पर जो लगी है उस चश्मे के कांच से लेकर घर के कांच, जितने सारे बस के कांच जो सफर करते हैं, सब में ग्लास है। यानी आज हमारी पूरी लाइफ ग्लास से घिरी हुई है। तो ग्लास का निर्माण कैसे होता है? ये क्या है? ये इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड ऑफ सिलिकेट एंड अमॉर्फस इन नेचर। यानी एक सिलिकेट का सुपर ठंडा तरल पदार्थ है और पता है अनाकार है। अनाकार यानी कोई आकार नहीं है इसका, कोई आकार नहीं है। हम अपने तरीके से जैसे चाहते हैं आकार में ढाल लेते हैं। अब इसका रॉ मटेरियल क्या होगा? क्वेश्चन क्या आता है? कांच के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लास इज सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बालू या कहें रेत। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और रेत है। अब कच्चा पदार्थ तो है, कैसे करते हैं? अपारदर्शी भी दिखता है हमें। सडनली कूलिंग ऑफ मोल्टन ग्लास, पिघले हुए कांच को अचानक ठंडा करेंगे तब यह भंगूर हो जाएगा। भंगूर यानी पारदर्शी होगा, इस पार से उस पार दिखेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तब यह क्या होगा? ओपेक होगा, अपारदर्शी होगा, यानी इस पार से उस पार नहीं दिखेगा। अचानक ठंडा करेंगे तब क्या होगा? भंगूर हो जाएगा, दिखेगा। लेकिन अगर हमें कलरफुल, रंगीन, अब क्वेश्चन क्या आएगा? रंगीन कांच को प्राप्त करने के लिए हम उसे क्या मिलाते हैं, क्या मिक्स करते हैं? तो कलर्ड ग्लास इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग मेटेलिक ऑक्साइड्स और सॉल्ट्स टू द मोल्टन ग्लास। पिघले हुए कांच में धात्विक ऑक्साइड या लवण मिलाकर रंगीन ग्लास प्राप्त किया जाता है। अब देखते होंगे कई सारे ग्लास ऐसे कलरफुल हैं। आजकल अब देखो विंडो में भी ना ब्लू कलर की ग्लास आने लगी है, खूबसूरत वाली। कैसे प्राप्त करते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड मिलाकर। अब देखिए कांच के प्रकार, कई प्रकार के सर कांच होते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट कांच, सॉफ्ट ग्लास, नरम कांच। ये किसका मिश्रण है? द मिक्सचर ऑफ सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट। सोडियम या कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण, या कहें द मिक्सचर ऑफ सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट इज नोन एज सॉफ्ट ग्लास, जो आसानी से हम तोड़ भी देते हैं ग्लास को कभी कभी। यूज कहां करते हैं इसका? यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ग्लास, कांच में, मिरर में जहां अपने चेहरे देखते हैं, एंड कॉमन ग्लासवेयर, नॉर्मली जो कांच के बर्तन होते हैं, कांच के सामान होते हैं, हम उसमें भी इसे यूज करते हैं। ठीक है। हार्ड ग्लास, कठोर कांच। अब देखिए अंतर क्या है? जहां सॉफ्ट ग्लास में सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर है, वहीं हार्ड में क्या है? पोटेशियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। पोटेशियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, यहां सोडियम है और यहां पोटेशियम है, बाकी बात कैल्शियम तो है ही। यानी कठोर कांच में पोटेशियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। तो हम
कठोर कैसे करते हैं? अम्ल की क्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल की क्रिया हेतु प्रतिरोधी और कठोर कांच बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। ग्लास फाइबर यानी फाइबर कांच। कहा क्या सर, ये फाइबर कांच है क्या? ग्लास वूल इज एन एक्सीलेंट हीट इंसुलेटर, उष्मा विद्युत रोधी। यानी कहें हम, एक सुचालक होता है और एक होता है कुचालक। तो सर ये सुचालक होगा तब हम यूज नहीं कर पाएंगे इसमें, कुचालक होगा तभी तो यूज करेंगे। इसलिए कहा क्या, उष्मा विद्युत रोधी। अरे बात समझ में, यानी ये विद्युत का कुचालक होगा ना कि सुचालक होगा। इसीलिए हम इस फाइबर कांच को यूज करते हैं कहां? ओवन में, रेफ्रिजरेटर में। ओवन और रेफ्रिजरेटर में विद्युत रोधी सामग्री में यूज किया जाता है फाइबर कांच का। आप देखे होंगे ओवन में जो शीशा लगी होती है ऊपर में। ठीक है, अरे बात समझ में। चलिए आगे देखें। अब देखें पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स कांच। सर एक एग्जाम में पूछा गया कि पायरेक्स कांच को किस नाम से जानते हैं? तो बोरोसिलिकेट कांच, बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं पायरेक्स कांच को। ये किसका मिश्रण है? यूज्ड बाय फ्यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड, लाइम, बोरेक्स एंड अल्कली कार्बोनेट्स। यानी रेत, चूना, बोरेक्स और क्षार कार्बोनेटों के मिश्रण का उपयोग है ये। पायरेक्स कांच का यूज कहां करते हैं? यूज्ड इन मेकिंग फार्मास्यूटिकल्स कंटेनर्स। दवाइयों का कंटेनर बनाने में, दवाइयों का जो बोतल वगैरह है उससे बनाने में हम पायरेक्स कांच का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि फार्मास्यूटिकल्स कंटेनर है, दवाइयों का कंटेनर में कौन से कांच का यूज किया जाता है? पायरेक्स कांच का यूज किया जाता है, जिसे बोरोसिलिकेट ग्लास, बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं, जो किसका मिक्सचर होगा? सैंड, लाइम, बोरेक्स और अल्कली कार्बोनेट्स का मिक्सचर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइबर। फाइबर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो फाइबर सर दो प्रकार के होते हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि रेशा जो होता है उसे हम फाइबर कहते हैं, रेशा को फाइबर कहते हैं। एक नेचुरल फाइबर हो गया और एक हो गया जो हम खुद तैयार करते हैं, मैनमेड फाइबर हो गया। वन इज नेचुरल फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, कॉटन, सिल्क, वूल, एंड अदर इज सिंथेटिक फाइबर्स विच आर मेन मेड, रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक। अरे बस समझ में, यानी जो कपास है वो भी तो फाइबर है, रेशा है उसमें भी, सन है, जूट है, वो भी फाइबर है, नेचुरली है। ऊल है, भेड़ से प्राप्त होता है या पश्मीना नामक बकरी से भी प्राप्त होता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है, मैंने क्या कहा क्लास के बिगिनिंग में, याद करिए, सिंथेटिक मटेरियल्स यानी जो मानव खुद तैयार करता है अपनी जरूरतों के हिसाब से, उसे हम सिंथेटिक वस्तुएं कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर में क्या आएगा? हमने नायलॉन तैयार कर लिया, रेयन तैयार कर लिया, एक्रिलिक तैयार किया। ठीक है, अरे बात समझे दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो हम फोकस किस पे करेंगे? सिंथेटिक फाइबर पे। द सिंथेटिक फाइबर इज अ चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या है? एक साथ शामिल होने वाले रासायनिक पदार्थों की छोटी छोटी इकाइयों का एक श्रृंखला। जैसे अब नायलॉन है, अब इसमें से कई सारे छोटे 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 यूनिट हैं, वो मिलकर तैयार होते हैं। क्लियर? लेकिन बट मेनी सच सिंगल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। लेकिन कई ऐसे एकल इकाइयां जो मिलकर एकल इकाई बनाती है, यानी उसमें कुछ नहीं मिलेगा, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो कह सकते हैं कि पॉलीमर मीन्स मेड ऑफ मेनी यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। पॉलीमर का अर्थ है कि कई इकाइयों का एक साथ
जुड़ना या मिल जाना। तो लक्षण क्या है सर, कैसे जानेंगे सिंथेटिक फाइबर का गुण क्या होगा? कुछ तो गुण होगा, कुछ तो लक्षण होगा। सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर, सस्ता होगा प्राकृतिक फाइबर की तुलना में। अब सर सोचिए नेचुरली फाइबर है, हम उसे ऊन की बात करें, ऊल की बात कर लें, जो भेड़ से तैयार करेंगे सर, तो वो कम निकलेगा ना, हम फैक्ट्री में तैयार कर लेंगे ज्यादा। तो जाहिर सी बात है नेचुरली चीज कॉस्टली होता ही है। तो सिंथेटिक फाइबर सस्ता होगा लेकिन स्ट्रॉन्गर होगा, मजबूत होगा। मजबूत होगा तो ड्यूरेबल होगा, टिकाऊ होगा। यानी सिंथेटिक फाइबर के लक्षण में प्राकृतिक फाइबर की तुलना में सस्ते होंगे, मजबूत होंगे और टिकाऊ होंगे। दूसरा, सिंथेटिक फाइबर को साफ करने में आसानी होती है। सिंथेटिक फाइबर्स आर इजी टू वॉश, जबकि जो नेचुरली फाइबर है उसे साफ करने में मुश्किलात। सिंथेटिक फैब्रिक्स आर ड्राइड अप इन लेस टाइम। सिंथेटिक कपड़े कम समय में सूख जाते हैं। अब देखिए जैसे ऊल वाले कपड़े हैं, ऊलन कपड़े, टाइम लगेगा सूखने में, जबकि सिंथेटिक कपड़े जो पतले वाले कपड़े होते हैं सिंथेटिक के, वो जैसे ही हमने धूप में डाला 5 मिनट में पानी से क्या हो गया, साफ हो गए। तो ये सब लक्षण है किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर ये हुए। अब आ जाते हैं सिंथेटिक फाइबर में कुछ कुछ। नायलॉन, एक क्वेश्चन आता है कि पहला फाइबर जिसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया, तो नायलॉन वाज फर्स्ट कमर्शियली सिंथेसाइज्ड फाइबर। नायलॉन पहले व्यावसायिक रूप से संश्लेषित फाइबर था। इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा? क्योंकि सर एक साथ न्यूयॉर्क और लंदन में दोनों जगह तैयार किया गया था, इसलिए न्यूयॉर्क का NY, लंदन का LON, दोनों को मिलाकर इसका नाम नायलॉन रखा गया है। याद रहेगा, नायलॉन का उत्पादन न्यूयॉर्क और लंदन में लगभग एक साथ शुरू किया गया था, इसलिए इसे नायलॉन के रूप में जाना जाता है। जब आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाए कि पहले कमर्शियली रूप से तैयार किया गया फाइबर कौन है, नायलॉन है। कैसे तैयार किया गया नायलॉन को? नायलॉन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कोयले, पानी या कहें जल और हवा से नायलॉन को संश्लेषित किया जाता है। तैयार कर लिया, फिर हम यूज कहां कहां करेंगे? आज सर नायलॉन के बिना हमारी जिंदगी है ही नहीं। बिना नायलॉन के हमारी लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती है। नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। विभिन्न प्रकार के कपड़े, रस्सी, मोजे, सॉक्स, कर्टन्स यानी पर्दे, स्लीपिंग बैग, पैरासूट, इन सब के निर्माण में नायलॉन की भूमिका अहम रहती है। अब आ जाए रेयॉन। रेयॉन को कैसे तैयार करेंगे? रेयॉन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वुड पल्प, यानी रेयॉन को लकड़ी के गूदे से संश्लेषित किया जाता है। रेयॉन सर रेशम जैसा दिखता है। रेयॉन रिजेंबल्स सिल्क, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम के रूप में भी जाना जाता है। जब आपके एग्जाम में पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इनमें से किसे कृत्रिम रेशम कहेंगे? रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहेंगे। रेयॉन कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स एंड इज मच चीपर देन सिल्क। रेयॉन को अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है, सबसे बड़ी खूबी इसकी यही है। हम जैसा चाहे वैसा मनचाहा कलर दे देंगे इसमें। और सबसे बड़ी चीज, रेशम की तुलना में बहुत सस्ता है। ठीक है, अब देखिए पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैनमेड फाइबर्स। पॉलिस्टर सबसे लोकप्रिय मानव निर्मित फाइबर में से एक है। सर कपड़े देखे होंगे पॉलिस्टर वाले, एकदम लगता है बिल्कुल प्लास्टिक जैसा है वो। तो कैसा तैयार होता है ये? इट इज मेड ऑफ
रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। यह एस्टर नामक एक रसायन की दोहराई जाने वाली इकाई से बना है। इट इज वाइडली यूज टू मेक क्लॉथ्स। कपड़े निर्माण में इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि में प्रयुक्त रसायन। सबसे पहले बात करें फर्टिलाइजर्स का, उर्वरक का। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज which are rich in a particular nutrition। यानी ये रासायनिक पदार्थ हैं जो एक विशेष पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, जो खेतों के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, या जितने भी अनाज हैं कैसे तैयार करते हैं। दे सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो समझना, इसे लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज, लेबोरेटरी में तैयार किया जाने वाला पहला पदार्थ भी भैया यूरिया ही था। पहला पदार्थ यूरिया था प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला। और ये करते क्या हैं, मिट्टी को उर्वरता प्रदान करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन के फॉर्म में, फास्फोरस के फॉर्म में और पोटेशियम के फॉर्म में। ठीक है, देखिए, लेकिन हम ज्यादा मात्रा में देंगे तब क्या होगा, मिट्टी खराब हो जाएगी। बट एक्सेस यूज्ड ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रयोगशाला में किस पदार्थ को सबसे पहले तैयार किया गया था, यूरिया को किया गया था। अच्छा फर्टिलाइजर का गुण क्या है, गुड फर्टिलाइजर्स आर इजिली डिजॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा फर्टिलाइजर क्या होगा, पानी में जल्दी से घुल जाएगा। क्यों, ताकि जो उर्वरता है, जो एलिमेंट है, वो लंबे समय तक मिट्टी में बना रहे। ठीक है, तो अच्छा उर्वरक का पहचान क्या होगा, आसानी से पानी में घुलेगा। यूरिया सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। यूरिया इज द बेस्ट फर्टिलाइजर्स। यूरिया सबसे अच्छा उर्वरक है और यूरिया को ही सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। एक आता है सर क्वेश्चन एनपीके। ये क्या है, द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजेनस कहें, फॉस्फेटिक फास्फोरस कहें, एंड पोटास फर्टिलाइजर्स इन द प्रॉपर रेशियो इज कॉल्ड एनपीके फर्टिलाइजर्स। यानी उचित मात्रा में, उचित अनुपात में नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक फास्फोरस और पोटेशियम के उर्वरक के मिश्रण को एनपीके उर्वरक कहते हैं। एनपीके उर्वरक कहेंगे। एनपीके फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नाइट्रोजेनियस एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इन अ डेफिनिट रेशियो। एनपीके उर्वरक हैं एक निश्चित अनुपात में नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक उर्वरकों को मिलाकर तैयार किया जाता। अब आ जाए साबुन, सॉप। ये किसका मिश्रण है, सॉप इज अ सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट। यानी साबुन में क्या किसे मिलाया जाता है, तो सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट दोनों के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, साबुन कहेंगे। साबुन एक सोडियम लवण या लंबी श्रृंखला फैटी एसिड का पोटेशियम लवण है जो पानी में सफाई का कार्य करता है। पानी में सफाई का कार्य करता है। क्लियर, आगे देखिए। अब क्या कहा, दीज आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट्स टू रिमूव डर्ट वाइल फ्रॉम द स्किन एंड क्लॉथ्स। इसका उपयोग कहां करेंगे, सफाई एजेंट के रूप में, गंदगी को हटाने में, त्वचा को साफ करने में और कपड़ों से तेल निकालने के लिए। बेसिकली जो क्वेश्चन क्या आया सर, ये वाली किसका मिश्रण है, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट का मिश्रण जो हम लंबी श्रृंखला से हम तैयार करते हैं, साबुन, सॉप। ठीक है, देखिए
जनरली सॉप्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट। अगर हम नेचुरली बात करें तो कैसे निकालते हैं? सामान्यतः जानवरों का वसा या तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ गर्म करके साबुन तैयार किया जाता है। इस अभिक्रिया को सैपोनिफिकेशन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। क्या कहेंगे? सैपोनिफिकेशन के रूप में जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे अल्कली को मिलाकर जब हम तैयार करेंगे तब। कभी कभी देखते हैं ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल मिक्स रहता है उसमें, जो हमारे फेस के लिए ज्यादा फायदेमंद है। यानी ग्लिसरॉल इज बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन and it is used in the preparation of cosmetics, paints and explosive। ग्लिसरॉल का यूज कहां करते हैं सर? सौंदर्य प्रसाधन में, पेंट में और विस्फोटक के निर्माण में भी ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। अब आ जाए डिटर्जेंट। ये डिटर्जेंट में क्या होगा? डिटर्जेंट्स हैव ऑलमोस्ट द सेम प्रॉपर्टीज। साबुन जो सर्फ कहते हैं घर में हम लोग, साबुन और सर्फ दोनों में समान गुण है, लेकिन डिटर्जेंट कठोर पानी में अधिक प्रभावी होता है। कठोर पानी हार्ड वाटर यानी पानी वहां का खराब है तो कठोर है। डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। डिटर्जेंट को कहते हैं हम, होता क्या है इसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला, अमोनियम या सल्फोनेट का लवण इसमें होगा। अब आ जाइए जो हमारे लिए मेडिसिन यानी एनाल्जेसिक्स, दर्दनाशक दवाइयां जिसको हम पेन किलर्स कहते हैं। तो जितने भी पेन किलर्स हैं उसे हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। देखते नहीं, सर दर्द कर रहा है, एनाल्जिन ले लीजिए। एग्जाम्पल के फॉर्म पे एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड मॉर्फिन। तो दर्द निवारक को एनाल्जेसिक कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप एस्पिरिन, पैरासीटामोल और मॉर्फिन। एस्पिरिन का निर्माण कैसे होता है? क्या मिलाते हैं उसमें? तो कह सकते हैं एसिटिल सॉलिसिलिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन के निर्माण में एसिटिल सॉलिसिलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दर्द निवारक मेडिसिन को क्या कहेंगे? एनाल्जेसिक कहेंगे। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एस्पिरिन की बात करें तो एस्पिरिन के निर्माण में कौन सा एसिड मिलाया जाता है? एसिटिल सॉलिसिलिक एसिड को मिलाकर हम एस्पिरिन को तैयार करते हैं। क्लियर? एंटी मलेरियल ड्रग जो हम कुनैन का यूज करते हैं, सिनकोना नामक वृक्ष का जो छाल कहें, स्ट्रिप जो ऊपर वाला तना कहें। मलेरिया का दवा क्या है? कुनैन कहां से निकालते हैं? सिनकोना के छाल से। तो दिस ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। इन दवाओं का उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है? एंटीऑक्सीडेंट ये क्या है सर? सब्सटेंसेस विच रिमूव द एक्सेस एसिड एंड राइजेस द पीएच वैल्यू टू एन अप्रोप्रिएट लेवल इन द स्टमक आर कॉल्ड एंटासिड। वे पदार्थ जो अतिरिक्त एसिड को हटाते हैं और पीएच मान को पेट में उचित स्तर तक बढ़ाते हैं, एंटासिड कहते हैं। आ रही बात समझ में? यानी HCl है जो एक्स्ट्रा है हमारे पेट में उसे हटाएगा। एंटी एसिड, ऐसे याद रख लें, एंटी एसिड, एसिड में जो एसिड को जो हटाएंगे एक्स्ट्रा, यानी समझ लें HCl जो है हमारे पेट में बढ़ा हुआ, खट्टे खट्टे डकार आते हैं तो उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अब इस एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या है देखिए, यहां से समझिएगा। इट इज कॉज्ड बाय, कैसे होगा? इट इज कॉज्ड बाय इन एक्सेस ऑफ HCl। वही कहा भी कि यह गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक रस,
मैग्नीशियम हाइड्रेट में HCl की मात्रा बढ़ने के कारण हमें खट्टी डकारें आने शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि HCl पेट में क्या होता है, बनता है, वो तैयार होता है। अब आज ये सैकरिन, बहुत नाम सुने होंगे आप लोग, चीनी के जगह पे यूज किया जाता है। कौन यूज करते हैं लोग? डायबिटिक पेशेंट। क्वेश्चन क्या आता है कि जो शुगर फ्री है उसमें चीनी के जगह पे क्या यूज किया जाता है? सैकरिन यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स इन प्लेस ऑफ शुगर। इसका उपयोग मधुमेह के रोगी चीनी के स्थान पर करते हैं। प्लास्टिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक इज अ पॉलीमर। प्लास्टिक एक पॉलीमर है जिसे रिसाइकिल्ड करके तैयार किया जाता है ताकि हम फिर से यूज कर सकें। तो प्लास्टिक एक बहुलक है जिसे पुनः उपयोग, रंगीन, मोल्ड या विभिन्न आकृतियों में पुनर्नवीनीकरण के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि सर वो मिट्टी में सड़ता गलता है ही नहीं। ठीक है, प्लास्टिक इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। प्लास्टिक का प्रयोग क्या करते हैं? आजकल पूरी लाइफ हमारे प्लास्टिक से घिरी हुई है, यानी जो हमारे चश्मे के फ्रेम से लेकर बैठने तक, या आप जहां बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे चेयर पे, तो कह सकते हैं सर प्लास्टिक का प्रयोग। प्लास्टिक इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, सूटकेस, बैग्स, कैबिनेट्स, ब्रश, चेयर्स, टेबल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरिंग बैग्स एंड मेनी अदर काउंटलेस एटम्स। हम गिन नहीं सकते हैं, यानी पूरी की पूरी लाइफ हमारे प्लास्टिक से घिरी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के लक्षण क्या होंगे? प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं। सुचालक होगा तो जैसे बैठेंगे भैया करंट मारेगा, चेयर कहीं और, मैं कहीं और, तो क्या होगा? ये विद्युत का कुचालक होगा। प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर एंड विथ मेनी ऑफ द केमिकल्स। प्लास्टिक वायु और जल के साथ साथ और कई रसायनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगर अभिक्रिया करता तो सोचिए, प्लास्टिक चेयर लेकर आए, ये रेड कलर का, जैसे ही हवा के संपर्क में आता, रात भर बाहर रखते, सुबह ब्लैक हो जाता। ये क्या जादू हो गया? यानी प्लास्टिक वायु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। हमारे चेयर धूप में पड़े रहते हैं, हमारे चेयर बारिश में पड़े रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कहा प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, हल्की भार वाले होंगे, ड्यूरेबल, टिकाऊ होंगे, सस्ते होंगे और बहुत मजबूत होंगे। लेकिन प्लास्टिक पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। प्लास्टिक इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इस कारण से कई सारे सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने क्या किया कि वैसे प्लास्टिक लाए हैं जो हम आसानी से डिजॉल्व कर सकें, आसानी से मिट्टी में गल जाए, सड़ जाए। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हो गया कि वो हम उसे फिर से तैयार नहीं कर सकते, गला नहीं सकते, वो जल्दी गलता नहीं मिट्टी में, और इन्हें विघटित होने में कई वर्ष लगते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज एंड दे टेक मेनी ईयर्स टू गेट डिकम्पोज्ड एंड समटाइम्स डज नॉट गेट डिकम्पोज्ड एट ऑल। तथा कभी कभी ये विघटित भी नहीं होते हैं। अगर सोचिए हड़प्पा वालों ने यूज किया होता, तब आज जब खुदाई हो रही होती, तब हम कहते हड़प्पा सभ्यता में प्लास्टिक का यूज होता था। ये स्थिति है। यानी आने वाले समय में जब सभ्यता नष्ट हो जाएगी, तब कहा जाएगा कि 2019 में प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता था। सारी बात समझ में? ये खूबी है प्लास्टिक के। ठीक है, आगे देखिए। प्लास्टिक के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं सर। एक थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक का देखेंगे, इसके बाद देखें दूसरा थर्मोस्टेट होता है। प्लास्टिक which can be easily bent or deform on heating are known as thermoplastic। वैसे प्लास्टिक जिसे आसानी से गर्म करते हैं या गर्म करने पर खराब हो सकता है, उससे हम थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, ये सब
थर्मोप्लास्टिक्स के उदाहरण हैं। अब दूसरा क्या, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक्स विच डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड और सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग व्हेन मोल्ड वंस। प्लास्टिक जो एक बार मोल्ड होने पर, गर्म होने पर विकृत या मुलायम नहीं होते हैं, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। ये हमारे लिए बेनिफिट है। कैसे, कई सारे प्लास्टिक वाले जो बर्तन हैं देखेंगे, जो डंठल लगी हुई है, हैंडल लगी हुई है, अगर गर्म हो जाता तो हम उसे पकड़ नहीं पाते, है ना। वही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो बैकेलाइट, जो जितने सारे बाइक हैं सर, बाइक की जो पीछे लगी होती है वो जो लाइट जलता है वो बैकेलाइट ही रहता है, वो इसलिए उसका नाम बैकलाइट है। बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बैकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। यही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक आसानी से गर्म होगा और खराब हो जाएगा, बैकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी या प्लास्टिक। तब आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, निकल जाएगा जवाब, है ना। चलिए, तो सर ये था मैन मेड सब्सटेंसेज, यानी मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार कौन कौन से पदार्थ को बनाया और तैयार किया। यकीनन इस लेक्चर के जरिए आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस लेक्चर को देखिए और फिर इसका यूज कहें हम आप अपने एग्जाम हॉल में करें या फिर एसटी बनाने समय करें। चलिए मिलेंगे फिर से नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।